हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, नैतिकता के सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि बिना किसी दबाव या स्वार्थ के सही काम करना, इसके ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरली अपराइट। एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ब्राइब्स। यहाँ पे पीवाईक्यू क्या हो सकता है? How can integrity help in public administration? It builds trust, transparency and accountability in administration. Impartiality, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स में। Impartiality, निष्पक्षता, treating all fairly without कोई फेवर किए हुए, कोई पक्षपात किए हुए, सभी को समान नजर से देखना बिना भेदभाव के। इम्पार्शियलिटी का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल है अ जज गिविंग फेयर जजमेंट रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस। इससे एक पीवाईक्यू आया है, व्हाई इज इम्पार्शियलिटी इम्पोर्टेंस फॉर सिविल सर्वेंट ए टू इंश्योर द जस्टिस एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस। ठीक है, अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, मेकिंग डिसीजन based on fact, evidence, not emotions and personal preference। ये सारी चीजें केस स्टडी में उपयोग होने वाली हैं कि निर्णय में तथ्य और तर्क पर भरोसा करना। ऐसा नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार है या आपका मामा लगता है या चाचा लगता है या फूफा लगता है, इस वजह से आप उसकी पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन डाटा एंड रिसर्च। केस स्टडी यहाँ पे क्या हो सकती है? बीइंग अ सिविल सर्वेंट रिजेक्टिंग पॉलिटिकल प्रेशर टू मैनिपुलेट डाटा। यहाँ पे एक केस स्टडी बन सकती है कि आपको कोई दबाव दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो कि काफी डेवलप है लेकिन आपको उसको गरीब गुरबा दिखाना है, इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप उस जिले के डीएम है, ये केस स्टडी बन सकती है। तो उस तरीके को, उस केस स्टडी को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगाना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन, अपने कार्यों को के प्रति जवाबदेही होना, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होना आपकी। ए पब्लिक ऑफिशियल एक्सप्लेनिंग मिसयूज ऑफ फंड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यहाँ पे पीवाईक्यू से ये आया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर एंड प्रिवेंट द करप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस इन एक्शन एंड डिसीजन अलाउंग स्क्रूनिटी, प्रशासन के कार्यों में स्पष्टता। एग्जाम्पल पब्लिशिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑनलाइन। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। आप देखते होंगे कि कोई भी सरकार की योजना आई, मान लो कि आप एजुकेशन में ही ले लो कि भैया एजुकेशन में 5 करोड़ या 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ कुछ ऐसे करके फंडिंग करते हैं बजट में। क्या वो रियल में हुई है, नहीं हुई है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ऑनलाइन उसको किया जाए तो अच्छा है, हमको पता चलेगा कि हाँ सच में एजुकेशन में इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। केस स्टडी बन सकती है आरटीआई एक्ट इनहेंसिंग द ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ठीक है, अगला है दूसरों का सम्मान करना, वैल्यूइंग अदर राइट, डिग्निटी एंड व्यूज, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स का मतलब क्या है? सभी व्यक्तियों के अधिकार और विचारों का सम्मान करना। अब कोई भैया कोई किसी विचारधारा का होता है और कोई अलग विचारधारा का होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी विचारधारा का, और भैया मार कर लेते हैं, लठ मार कर लेते हैं। मैंने बहुत ऐसे केसेस सुने हैं ना कि लड़ाई कर लेते, पता चलता है कि वो उस पार्टी का समर्थक था, वो उस पार्टी का समर्थक था, और दोनों बात कर रहे थे, बात करते करते उनके नेता की कोई बुराई कर दिया, वो उनके नेता को या कुछ एब्यूजिंग शब्द यूज कर दिया और मार कर लिए। ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो यही है कि रेस्पेक्ट फॉर अदर्स मतलब दूसरों का सम्मान करना, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि लोग ना आपकी बुराई कर सकते हैं, आपके बारे में गलत धारणाएं रख सकते हैं। ठीक है, वो उनकी ओपिनियन है ना यार, हम क्यों उसके लिए टेंशन लें? हम दूसरों की धारणा बदल सकते हैं क्या? बताओ, दूसरों की विचारधारा अपने लिए चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जिसने जिस तरीके की धारणा हमारे लिए बना ली, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है भैया, तुम जैसा सोचते हो इट्स योर चॉइस, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो कभी इस चीज से कोई परेशान मत होना कि कोई आपके बारे में बहुत गलत गलत सोचता है, बोलता है, कोई बात नहीं, वो उसकी सोच है आपके प्रति, और आपको सम्मान करना चाहिए कि हो सकता है उसने मुझको इतना ही समझा है जितना वो मेरे बारे में बोल रहा है, तो इसीलिए उसके सम्मान करना, जो भी वो आपके लिए बोल रहा है या सोच रहा है। कभी हर्ट नहीं होना ये सब फालतू की चीजों से।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हैंडलिंग द पब्लिक ग्रेवियंस और रेस्पेक्टफुली, और आगे है कि एम्पैथी सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। सहानुभूति का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स ऑफ अदर, दूसरों की परिस्थिति को समझना। देखो आप लोग कह रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी। देखो मैंने ना सीधे की पॉइंट्स वाली डेफिनेशन बनाई है ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएं। और अब आपको पता चल गया कि एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर। जब आपको इस शब्द का मतलब पता चल गया ना, अब आप इसकी कितनी भी बड़ी डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई वनडे एग्जाम की नहीं, इतना तो आपका दिमाग चलेगा ना। तो मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स, सीधा कीवर्ड्स क्रैक करना बताऊंगी कि आपको इस चीज का मतलब बस इतना पता है। देखो यार, पूरे एक पेज की डेफिनेशन ना वो कोचिंग वाले लिखवाते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे भी अटेम्प्ट्स हैं और मैं अभी उन्हीं के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीके से चीजों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ना बहुत बड़ा है यार। अगर आप पूरे पेज भर भर के सहानुभूति की परिभाषा ही आप एक पेज में समझ पाओगे ना, कि दूसरों की परिस्थिति को समझना, और उसमें पूरे एक राम श्याम ले लो और श्याम की पर भैंस मर गई या कुछ इस तरीके का कुछ दुख दर्द है, तो इस तरीके से चीजों को नहीं रखना है। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो दूसरों की परिस्थिति को समझना है, तो अब आप इससे सहानुभूति पे कोई दो चार पेज लिखवा दे तो ऐसे आप लिख सकते हो। वो आपके लिए काम का नहीं है। काम का है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। और स्मार्ट स्टडी और एग्जाम की डिमांड आपसे सिर्फ इतनी है कि आपको सहानुभूति का मतलब पता हो। ये नहीं कि आपको सहानुभूति की एक पेज भर के परिभाषा पता हो, सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए। और आप मतलब पता होगा ना, तो आप इसको केस स्टडी में भी लगा पाएंगे, आप इसको अब थ्योरी भी लिख पाएंगे और आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे, और आप इंटरव्यू में भी इसके बेस पे जवाब दे पाएंगे कि एम्पैथी, सहानुभूति का मतलब होता है कि दूसरों की परिस्थिति को समझना। ठीक है, तो आपको मेरा ये सब समझ आ रहा हो तो आप प्लीज अप्रिशिएट करना, कमेंट्स करना। आगे है कि वेलफेयर पॉलिसीज फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक है, सहानुभूति। ठीक है, आगे है सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ, एक्टिंग फॉर ग्रेटर गुड विदाउट पर्सनल गेन, कि स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना। अब देखो इस टॉपिक की इतनी सी आपको परिभाषा मिल गई कि सेल्फलेसनेस क्या होता है, एक्टिंग फॉर ग्रेटर गुड विदाउट पर्सनल गेन। एग्जाम्पल है कि ऑफिसर वर्किंग इन रिमोट एरिया फॉर पब्लिक वेलफेयर। अगला है हमारा कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, जन सेवा की प्रतिबद्धता, डेडिकेशन टूवर्ड्स सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट, जनता की सेवा में समर्पण, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। केस स्टडी क्या बन सकती है यहाँ पे, जैसे कि आप एक जिले के डीएम हैं, अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, जबकि राजनीतिक दबाव था कि इसे नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने नैतिक सिद्धांत जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता का पालन करते हुए जनहित में काम किया। ये केस स्टडी यहाँ पे बन सकती है कि आप एक जिले के डीएम हैं और आप पे दबाव डाला जा रहा है अवैध खनन को रोकने के लिए, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप अपने यहाँ पे अपने प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने केस स्टडी देख ली। देखो ये यहाँ से एक पीवाईक्यू भी आया है, कब आया, एक आया 2021 में और 2019 में, 2018 में, 2017 में, 3 बार 4 बार 5 बार प्रश्न आ चुका है। देखो क्या है कि पीवाईक्यू में आया है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स से भी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, व्हाट इज द इंटीग्रिटी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में हाउ डज अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव द गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी का जैसे मैंने आपको पूरा एक एक कीवर्ड का परिभाषा बताया, आपको मतलब पता चल गया, अब आप 10 पेज लिख देंगे। डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सहानुभूति। ठीक है,
इन्हीं सब टॉपिक से आया है प्रश्न। ये टॉपिक ना सीधे पूछ लिए जाते हैं कि निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता क्या है, जवाबदेही क्या है, पारदर्शिता क्या है, सहानुभूति क्या है, सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स क्या है। इनसे ये सीधे आपको डाल दिए जाएंगे एग्जाम में, और इनसे आपसे आपसे पूछेगा कि इस पे इसकी परिभाषा लिखो और इसके एग्जाम्पल दो। तो इस तरीके से प्रश्न बन जाएंगे, और बाकी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पीवाईक्यू में ऐसे आया है। ये यहाँ पे केस स्टडी बन सकती है, करप्शन एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस, ठीक है, भ्रष्टाचार और लोक सेवा में ईमानदारी के लिए। जैसे कि आप एक जिला प्रशासन अधिकारी हैं और अवैध पट्टा जारी करने का दबाव राजनीतिक नेताओं द्वारा बनाया गया है। यह दबाव आपके सामने भ्रष्टाचार के कई अवसर लेकर आया। अधिकारी ने अपने नैतिक सिद्धांतों को मजबूत रखते हुए भ्रष्टाचार का विरोध किया और नियमों के अनुसार कार्रवाई की। बाकी अब यहाँ पे क्या है, एथिकल प्रिंसिपल अप्लाइड। यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि ईमानदारी के अधिकारी ने अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ा। ये केस स्टडी में बताया जा रहा है, ठीक है। केस स्टडी में कैसे आप ऐसे लिखेंगे, निष्पक्षता, उन्होंने किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर पक्षपात नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी, अपने निर्णयों के लिए वो जिम्मेदार रहे। ट्रांसपेरेंसी, सभी कार्य प्रक्रियाओं को सार्वजनिक और स्पष्ट रखा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, आउटकम है कि अधिकारी की ईमानदारी और निष्पक्षता से भ्रष्टाचार को रोका गया, जनता का विश्वास बढ़ा, प्रशासन की छवि सुधरी। इससे यह संदेश गया कि नैतिकता और कर्तव्य पालन सबसे ऊपर है। बाकी हम देखते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है। डिस्कस हाउ द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हेल्प इन द ऑफिसर हैंडलिंग द पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है। वो मैं बता चुकी हूँ कि जो भी अब तक आया है, ये इसमें बताया गया है कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, इंटीग्रिटी, प्रिवेंट द ऑफिसर, impartiality, ensure the fair treatment without partiality, accountability, maintain the responsibility for decision, transparency, enhance the public trust। आप ऐसे अपने प्रिंसिपल्स को बचा सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और जो भी मुझको सुधार करना हो वो भी आप लोग मुझे बताना। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।